Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the selfing and crossing techniques in maize. As we have discussed about the selfing and crossing techniques in wheat and rice in our previous lecture, so today our topic of discussion would be about the maize crop. कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ स्लाइड्स होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करता हूँ। इसके अंदर एज ऑल ऑफ यू नो दैट maize is also a cereal crop, but unlikely to the wheat and rice. It is a cross pollinated crop, जबकि wheat and rice के अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन इज़ द नेचुरल रूल। ये उससे क्यों डिफरेंट है? इसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि जो फ्लावर्स ऑफ द वीट एंड राइस होते हैं या इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट एंड राइस है, दैट इज़ hermaphrodite टाइप। मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, बट इन दिस केस ऑफ मेज इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं दैट वुड बी ऑन द सेम प्लांट, बट दे विल बी पोजिशनड एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल जो इसका मेल फ्लावर है दैट इज़ कॉल्ड एज टेसल, और जो फीमेल फ्लावर है दैट इज़ कॉल्ड एज सिल्क या ईयर शूट। ठीक है, तो जो इसका मेल पार्ट होता है और द टेसल दैट रिजाइड्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट, वेयर एज द सिल्क पार्ट और द ईयर पार्ट इज़ पोजिशनड ऑन द स्टॉक। तो ये प्लांट की जो है पूरा स्टॉक है उसके वो दरमियान में किसी भी जगह के ऊपर ईयर्स जो हैं वो हो सकते हैं, यानी फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ मेज़ क्रॉप, हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि कॉर्न जो है वो मेज़ जो है जैसे प्लांट पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, सो इन पाकिस्तान वीट इज़ आर स्टेपल फूड। हम इसको अपने डेली यूज़ में एज ए स्टेपल फूड यूज़ करते हैं वीट को, और सेकंड स्टेपल जो है हम लोगों की वो राइस है। बट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन सम ऑफ द स्टेट्स जो वहाँ की स्टेपल फूड है that is taken as maize. तो इट रैंक्स बिहाइंड ओनली वीट इन टोटल प्रोडक्शन। इस वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज़्यादा है। तो वीट की सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा लोगों की ज़्यादा रीजन्स के अंदर स्टेपल फूड है, और मेज़ जो है वो उससे लैग बिहाइंड करती है क्योंकि ये उससे थोड़ा सा कम एरियाज़ के अंदर एज ए स्टेपल फूड यूज़ होती हैं। सो 80% ऑफ द कॉर्न प्रोड्यूस्ड गोज़ टू द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फीड। हम अपनी वीट क्रॉप को जो है पोल्ट्री फीड के अंदर या लाइफ स्टॉक की फीड के अंदर यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास एक अच्छा सोर्स होता है मेज़ का, जिसके अंदर आपको विटामिन्स भी मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो आप अपने लाइफ स्टॉक के लिए या पोल्ट्री फीड के लिए इसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ है, सच एज एथेनॉल प्रोडक्शन। वो इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, आप इससे एथेनॉल की प्रोडक्शन ले सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इन प्रोसेस है। इसके बाद इन मैनी कंट्रीज़ अफ्रीका, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर फूड एज वेल एज फॉर लाइफ स्टॉक फीड। पाकिस्तान में हम मेज़ को जो है वो यूज़ करते हैं एज ए लाइफ स्टॉक फीड, बट इट्स रोल और इट्स कंट्रीब्यूशन इज़ लेस कंपेयर टू द रीजन्स सच एज अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीरियल क्रॉप्स बिकॉज इट डज़ नॉट पोजेस अ टिपिकल ग्रास फ्लावर। तो हमें पता है कि जो वीट और राइस हैं वो बेसिकली ग्रासी नेचर के प्लांट्स थे, जिनको हमने इम्प्रूव करके उनका स्ट्रक्चर इस तरह का बना लिया या उनका स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है जिसके अंदर हम ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं और उसे स्टेपल फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। बट उनके फ्लावर के जो स्ट्रक्चर हैं वो इससे थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से क्या एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, और द फ्लावर्स ऑफ दोज क्रॉप्स आर बेसिकली ऑफ hermaphrodite नेचर। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर मौजूद तो एक ही प्लांट में हैं, बट द पोजीशन ऑफ बोथ फ्लावर्स इज़ ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम फ्लावर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेसल इज़ ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द प्लांट एंड द ईयर पार्ट और द सिल्क पार्ट इज़ समवेयर इन बिटवीन द टोटल स्टॉक ऑफ द प्लांट। इसी वजह से ये एक मोनोशियस क्रॉप है। मोनोशियस प्लांट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेम है बट उसके अंदर फीमेल और मेल प्लांट फ्लावर की जो है वो पोजीशन डिफरेंट है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद हैं।
पोलन कम्स फ्रॉम द टेसल क्योंकि वो मेल पार्ट है, एंड द सिल्क्स आर द स्टाइल्स ऑफ द फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर जो है वो अब ईयर है बेसिकली, तो उसकी जो स्टाइल्स होती हैं जिसके ऊपर बेसिकली स्टिग्मा होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, तो इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो सिल्क कहलाता है, SILK। Moving towards our next point, which is about some quick facts, we will discuss about it. It is naturally cross-pollinated crop, unlike to wheat and rice. है सीरियल क्रॉप है, बट बाकी सीरियल क्रॉप्स की तरह इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक रीज़न तो ये है कि इसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है उनसे एंटायरली डिफरेंट। उनके फ्लावर्स में एक ही जगह पे मौजूद होंगे मेल और फीमेल पार्ट जो हैं, बट इसके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर ही डिफरेंट पोजीशंस पे मौजूद हैं। सो इट इज़ ए मोनेशियस प्लांट। स्टेमिनेट फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टेसल। जो मेल फ्लावर हैं वो टेसल पर पाए जाते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टॉक, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। पोलन शेडिंग स्टार्ट्स बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द सिल्क्स एंड कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज। इट मीन्स के जो इसका मेल पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है बिफोर द इमर्जेंस ऑफ द सिल्क, यानी जब अभी आपके फीमेल पार्ट की इमर्जेंस ही शुरू नहीं हुई तो उस वक्त पोलन शेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अनलाइकली टू द वीट एंड राइस क्रॉप्स, उसके अंदर क्या होता है कि एंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वीट में इन बिटवीन 2 to 5 days, वेर एज इन राइस 4 to 7 days में कंप्लीट हो जाता है। बट ये उन क्रॉप से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके अंदर इट कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज। फिर अगर हम इसके पोलन की वाइबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसका पोलन जो है वो वाइबल रहता है इन बिटवीन 18 to 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और उसका रोल जो है वो एक किस्म का एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब आप उसको एज ए मेल पार्ट यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आइडियल टाइम जो है वो 18 आवर्स है और 24 आवर्स तक उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एज इन प्रीवियस केसेस इसके अंदर भी ब्रीडर्स किट जो हैं वो आपके पास यू शुड बी हैविंग दैट ब्रीडर्स किट, जो जिसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। अ पेयर ऑफ सिजर्स होती हैं, क्राफ्ट पेपर बैग होता है इसके अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछली क्रॉप्स की निस्बत। उसके अंदर आप जस्ट बटर पेपर बैग यूज़ करते थे। इन दिस क्रॉप यू हैव टू ऑल्सो यूज़ क्राफ्ट पेपर बैग। फिर बटर पेपर बैग चाहिए आपको, उसके अलावा पेट्री डिश चाहिए, कैमल हेयर ब्रश चाहिए, लेड पेंसिल चाहिए। लेड पेंसिल का रोल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर बारिशें होती हैं तो उसकी इंक जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती और वो डिसअपीयर नहीं होती, तो इसीलिए लेड पेंसिल यूज़ की जाती है। उसके ऊपर रेंज का इफेक्ट जो है वो मिनिमम होता है। तो अगर आप विज़िट करते हैं आफ्टर 1 month ऑफ द पोलिनेशन एंड यू सी द टैग, यू विल सी दैट के वहाँ पे टैग के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने लिखी थी वो मौजूद है। और इसके अलावा आपको मिथाइलेटेड स्पिरिट की ज़रूरत होती है। टॉकिंग अबाउट द सेल्फिंग प्रोसीजर इन दिस क्रॉप, इसके अंदर आप सेल्फिंग प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उन दोनों क्रॉप्स की निस्बत। इसमें आप क्या करेंगे कि यू विल हैव टू सेलेक्ट अ डिज़ायरेबल प्लांट इन विच द ईयर हैज़ नॉट प्रोड्यूस द सिल्क, यानी फीमेल पार्ट जो है वो अभी उसकी इमर्जेंस स्टार्ट नहीं हुई, ऐसे प्लांट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उस प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद यू विल हैव टू कवर द टेसल पार्ट, यानी मेल पार्ट जो है उसको आपने कवर कर देना विद द क्राफ्ट पेपर बैग। और फिर उसके बाद, और वो कब करना है, जब अभी आपका टेसल पार्ट जो है वो इमेच्योर है। वो अगर मैच्योर हो जाएगा तो उसके पोलन शेड कर देंगे, तो उसकी पोलन शेडिंग के प्रोसेस होने से पहले आपने उसको कवर कर देना विद द क्राफ्ट पेपर बैग। फिर इसके बाद आपने जो उसकी ईयर शूट है जिसके अंदर से अभी सिल्क्स की इमरजेंस नहीं हुई, यू विल हैव टू कवर दैट ईयर पार्ट विद अ बटर पेपर बैग। मेल पार्ट को हमने क्राफ्ट पेपर बैग से कवर किया है और जो फीमेल पार्ट है यू विल हैव टू कवर दैट विद अ बटर पेपर बैग। उसका पर्पस सोल यही होता है कि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन किसी और सोर्स से, जो आपको नहीं मालूम कि उसका क्या सोर्स है, किसी फॉरेन सोर्स से कोई पोलन आकर, इसके पोलन के अंदर एक एबिलिटी ये भी होती है कि ये बाय द हेल्प ऑफ विंड ये अप टू 1 किलोमीटर जो है ट्रैवल कर सकता है, तो किसी भी और जगह से आने वाला पोलन उसको पोलिनेट ना कर दे। इसलिए यू हैव टू कवर द ईयर शूट विद द बटर पेपर बैग टू अवॉइड क्रॉस पोलिनेशन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू विजिट डेली द प्लांट फॉर इमरजेंस ऑफ सिल्क, जब तक सिल्क की इमरजेंस नहीं होती। और जैसे आपको पहले पता है कि जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर ये पहले मैच्योर हो जाते हैं और शेडिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, तो जब तक उसके अंदर सिल्क की इमरजेंस नहीं होगी आपने डेली प्लांट को विज़िट करना है, जाकर देखना है उसको।
कि उसके अंदर कोई जो आपने उसको बैगिंग की हुई है उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं हो गया या कोई फॉरेन सोर्स से कोई पोलन तो नहीं उस तक पहुंच गया। ये पिक्चर में आप इसको साथ साथ देख भी सकते हैं कि ईयर पार्ट जो है अब उसकी इमरजेंस टेसल पार्ट आप पहले देखेंगे, इसके ऊपर आपने कवर करना है क्राफ्ट पेपर बैग। इसके बाद आपने दूसरा पार्ट इसका देखा जो ईयर पार्ट था जिसके अंदर से अभी सिल्क की इमरजेंस शुरू होनी है, उसको आपने बटर पेपर बैग से कवर कर दिया। फिर उसके बाद उसके अंदर सिल्क की इमरजेंस स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, व्हेन द सिल्क्स अपीयर यू हैव टू कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स बाय शेकिंग द टेसल। अब जिसके ऊपर आपने टेसल के ऊपर क्राफ्ट पेपर बैग लगाया हुआ है उसको आपने वहाँ से आपने पोलन अब अपना कलेक्ट करना है। तो पोलन कलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो टेसल पार्ट है आप उसको इस तरह से शेक करेंगे। जब आप उसे शेक करेंगे तो जितने भी पोलन की मैच्योरिटी हो चुकी होगी वो आपके बैग के ऊपर सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपने उस पार्ट को रिमूव करना है क्राफ्ट पेपर बैग को, और पेट्री डिश के अंदर वो सारे पोलन जो आपके पास कलेक्ट हो गए हैं वो आप उस पेट्री डिश के अंदर इकट्ठे कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने पोलन ग्रेन्स को पेट्री डिश में लेने के बाद बटर पेपर बैग को रिमूव करना है जिसके अंदर से सिल्क की इमरजेंस स्टार्ट हो गई थी, और जो आपका पोलन ग्रेन है आपने उसकी डस्टिंग कर देनी है विद द हेल्प ऑफ दैट कैमल हेयर ब्रश। तो जो आपके पास पोलन ग्रेन्स होंगे यू विल डस्ट दैट पोलन ग्रेन्स ऑन टू द ईयर पार्ट और द फीमेल फ्लावर। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगेन कवर कर देंगे ईयर शूट को विद इट्स रिस्पेक्टिव बटर पेपर बैग, ताकि उसके अंदर फिर दोबारा से कोई पोलिनेशन का कोई बाहर से कोई सोर्स से कोई पोलन ना आ जाए और उसको पोलिनेट ना कर दे। तो इस तरह से आपने उसको देख लेना है कि सिल्की इमरजेंस स्टार्ट हो चुकी है और आपने ये पोलिनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं साइड बाय साइड। फिर अगेन आपने उसे बटर पेपर बैग से कवर कर दिया। फिर देन इसके बाद आपने कुछ हिंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए इस हवाले से कि आपने पोलिनेट करना है ईयर शूट को फॉर 4 to 5 टाइम्स। क्यों, इसकी रीज़न ये होती है कि चूँकि इसके अंदर ये प्रोसेस जो होता है पोलिनेशन का इट लास्ट फॉर सेवरल डेज़। तो एक ही टाइम के अंदर अगर आप पोलिनेशन करते हैं तो वो पोलिनेशन से इसके चांसेस होते हैं कि सीड सेटिंग जो है वो बहुत थोड़ी होगी, उसके अंदर सीड्स जो डेवलप होंगे वो हो सकता है थोड़े डेवलप हों। तो आपने उसके अंदर मैक्सिमम सीड सेटिंग लेने के लिए 4 to 5 टाइम्स आपने ये प्रोसेस जो है रिपीट करना है सेल्फ पोलिनेशन का, ताकि आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ सीड सेटिंग हो जाए। फिर इसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सिल्क हैं, क्योंकि ये आप पोलिनेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो सिल्क जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा उनकी लेंथ वाइज जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगी। तो आपने देखना है कि जो सिल्क ज़्यादा डेवलप हो गई हैं आपने ऊपर से उनको कट कर देना है और उसकी लेंथ रखनी है अप टू 1 इंच। ठीक है, 1 इंच तक अगर उसकी लेंथ होगी तो आप जब पोलिनेशन करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे कि पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन की तरफ जा सकती है। तो अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो आपका जो पोलन ग्रेन है हो सकता है वो सिल्क से पूरी तरीके से ट्रैवल ना कर सके और ओवरी पार्ट तक ना जा सके। तो अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर यू विल हैव टू कट इट अप फ्रॉम द अपवर्ड साइड, और उसकी लेंथ जो है वो आपने 1 इंच तक कर देनी है। फिर इसके बाद यू हैव टू लीव द बैग ऑन द ईयर शूट टिल द सीड सेटिंग। जब तक सीड सेटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती आप लोगों ने उसका जो बैग है वो आपने रिमूव नहीं करना। उसकी रीज़न यही है कि उसमें चूँकि प्रोसेस कंटिन्यूसली हैपन हो रहा होता है तो उसके अंदर किसी भी फॉरेन सोर्स से जो है कोई भी पोलन आकर उसको पोलिनेट कर सकता है। सो यू विल हैव टू कवर इट अंटिल द गुड अमाउंट ऑफ सीड सेटिंग हैज़ हैपन। तो तब और फॉरेन कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएं तब तक। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यू विल हैव टू स्टेरिलाइज योर हैंड्स एंड योर इक्विपमेंट विच यू हैव यूज फॉर दैट काइंड ऑफ पोलिनेशन इन दैट स्पेसिफिक प्लांट। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको अपने हाथों को या अपने इक्विपमेंट को जिससे आपने ये पोलिनेशन किया है उसको स्टेरिलाइज नहीं करते तो जो आपके हाथों के साथ अटैच हो गए हैं या आपके हाथों के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया पोलन ग्रेन, तो जब आप किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आपके हाथों से वो पोलन ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे प्लांट के ईयर्स तक। तो अगर इस तरह हो गया तो वो तो आपका सारा का सारा प्रोसेस ही ज़ाया चला गया कि सेल्फ पोलिनेशन आप करने जा रहे थे बट वो आपके अपने हाथों की वजह से क्रॉस पोलिनेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिल्क्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, आपने उसको ऊपर से कट करना होता है और उसकी लेंथ जो है वो 1 इंच तक छोड़ देनी होती है।
फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है टैगिंग का. इन दैट स्टेप यू हैव टू टैग द प्लांट ऑन विच यू हैव कैरिड आउट द सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस. उसके ऊपर आपने अपना डेट ऑफ पोलिनेशन लिखनी है, नेम ऑफ रिसर्चर लिखना है, किसने ये जाकर एक्सपेरिमेंट किया या उसने रिसर्च कैरी आउट किया. फिर उसके बाद आपने वैरायटी का नाम जो है वो वहाँ पर ज़रूर लिखना है और एंड के ऊपर अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं. अच्छा, इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि आपको पता कैसे चलता है कि पोलिनेशन हो गई है या नहीं हुई. मेज़ प्लांट के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी जो सिल्क होती है वो बेसिकली वाइट टू ऑफ वाइट कलर होती है. ठीक है, तब तक जब तक उसके अंदर पोलिनेशन नहीं हुई. जब उसके अंदर पोलिनेशन हो जाएगी तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा और वो वाइट से अपना कलर चेंज करके पिंकिश टोन में आ जाएगा. तो जैसे ही आप पिंकिश टोन ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पोलिनेशन का प्रोसेस अब इस प्लांट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. जब वो पिंकिश अपनी टोन में आ गया तो इट मीन्स कि पोलिनेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड इन दैट स्पेसिफिक प्लांट. इसके बाद क्रॉसिंग आ जाता है. क्रॉसिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस और द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस and it is also a part of the basic principles of plant breeding among three which were introduction, selection and hybridization. तो hybridization के अंदर आपने basically ऐसे traits को जो दो different varieties के अंदर मौजूद हैं आपने उनको combine करना है किसी एक variety के अंदर. Let's suppose आपके पास एक variety जो वो high yielder है और दूसरी जो है वो disease resistant है. तो आप उसकी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस का जो ट्रेट है वो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी में. तो इस प्रोसेस के लिए आपने बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन करनी है. तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब आप क्रॉस कंप्लीट कर देते हैं तो जो आपके पास ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स. ठीक है, दोनों के ट्रेड्स जो हैं उस वैरायटी में आ जाते हैं. अगर आपने हाइब्रिड डेवलप करना है तो आप दो हाई यील्डर वैरायटीज़ जो हैं उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं. तो वो भी बेसिकली क्रॉसिंग है और हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है. इससे जो प्लांट डेवलप होगा वो हाई इन विगर होगा और हाई यील्डर भी होगा, यानी उसकी यील्ड ज़्यादा होगी. बट अगर आप कल्टीवार डेवलप करना चाहते हैं तो कल्टीवार डेवलपमेंट में ये होता है कि आपने उसको पहले तो क्रॉस करवा लिया, ट्रेड्स को अपना इनकॉर्पोरेट कर दिया. देन आफ्टर दैट फर्स्ट फिलियल जनरेशन हासिल करने के बाद यू कीप सेल्फिंग ऑफ दैट F1 अप टिल 4 to 5 जनरेशन. जब आप वो 4 to 5 जनरेशन उसकी सेल्फिंग करते हैं तो जो हेट्रोजाइगस एलील्स होते हैं वो अपनी हेट्रोजाइगोसिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं और होमोजाइगोसिटी जो है वो अचीव होती जाती है. तो अगर होमोजाइगोसिटी आपके पास आ जाएगी तो तमाम प्लांट्स जो हैं होमोजाइगस होंगे, वो यूनिफॉर्मली परफॉर्म करेंगे और उसके अंदर जो ऑफ टाइप्स हैं या जो आपकी डिज़ायरेबल टाइप नहीं है, फिनोटाइप नहीं है, वो आपको शो नहीं होगी. फिर जो आपका डिज़ायरेबल है वो फिक्सेशन उसकी हो जाएगी और वो आपको आप उस वैरायटी को या उस कल्टीवार को आप कहीं पर भी कल्टीवेट करेंगे तो वो सेम रिजल्ट्स आपको जो है वो देगा. तो क्रॉसिंग इसके अंदर आप क्या करते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट टू डिफरेंट वेराइटीज़. लेट्स सपोज यू नेम इट वेराइटी ए एंड द अदर वेराइटी यू नेम इट वेराइटी बी. तो उसके अंदर आपने एक वेराइटी को एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ करना है और दूसरी वेराइटी के प्लांट्स को एज मेल पेरेंट यूज़ करना है. लेट्स सपोज आपने वेराइटी ए को एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ कर रहे हैं और वेराइटी बी को एज ए मेल पेरेंट यूज़ कर रहे हैं. तो आप क्या करेंगे कि वेराइटी ए के अंदर आपने डिज़ायरेबल प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और वो किस कंडीशन में होना चाहिए, उसकी स्टेज क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर सिल्क्स जो हैं वो अभी तक अपीयर ना हो. जिसको हमने एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ करना है उसकी सिल्क की इमर्जेंस जो है अभी ना शुरू हुई हो. तो ऐसे प्लांट को आप सेलेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो उसका टेसल पार्ट है आपने राइट अवे उसको जाते साथ ही आपने उसको ऊपर से कट कर देना है. जब आप उसका डी टेसलिंग कर देंगे, टेसल पार्ट को आप रिमूव कर देंगे, दैट मीन्स कि उसमें मैस्कुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर फ्रॉम द प्लांट हैज़ बिन हैपन्ड और फिर उसके अंदर जस्ट आपके पास फीमेल फ्लावर जो है वो रह चुका है. जो आपके पास फीमेल फ्लावर रह गया है उसको आपने बैग कर देना है अगेन बटर पेपर बैग से, ताकि उसमें से जब सिल्क की इमरजेंस हो तो उसके ऊपर किसी बाहर के फॉरेन सोर्स के किसी भी पोलन से आके उसकी पोलिनेशन ना हो जाए. फिर जो आपने वैरायटी बी सिलेक्ट की थी उसका डिज़ायरेबल प्लांट सेलेक्ट कर लेना है. उसके अंदर भी जाकर आपने देखना है कि टेसल जो है अभी इमेच्योर फॉर्म में, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई और सिल्क की अपीयरेंस जो है वो भी स्टार्ट नहीं हुई.
तो उसके टेसल को आप क्राफ्ट पेपर बैग से जाकर बैग कर देंगे, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी की तरफ जाएगा तो फिर आपने उसके पोलन को कलेक्ट करना है। डेली विजिट द प्लांट फॉर इमरजेंस ऑफ सिल्क्स ऑन द ईयर, और व्हेन द सिल्क्स अपीयर ऑन प्लांट ए, जिसके अंदर आप डी टेस्लिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, उस प्लांट को आप जब विज़िट करेंगे उसमें से सिल्क की इमरजेंस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आपने वैरायटी बी से पोलन को कलेक्ट कर लेना है। और उसी तरह ही करना है कि आपने टेसल पार्ट को जो है शेक करना है, वो आपके क्राफ्ट पेपर बैग के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। उसे आपने पेट्री डिश में कलेक्ट कर लेना है पोलन ग्रेन्स को, और जब उसकी सिल्क की इमरजेंस हो चुकी है वैरायटी ए के ऊपर, तो आपने इस पेट्री डिश को वैरायटी ए के पास लेकर जाना है और उसका बैग रिमूव करके तो उसके ऊपर डस्टिंग कर देनी है विद कैमल हेयर ब्रश। तो इससे क्या होगा कि वो आगे पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर सीड सेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जब आपने ये क्रॉस पोलिनेशन कर दी, देन अगेन यू हैव टू कवर दैट ईयर पार्ट और द फीमेल फ्लावर विद द बटर पेपर बैग टू अवॉइड द फॉरेन कंटेमिनेशन अगेन, और रिस्पेक्टिव बैग से आपने उसको जो है वो कवर कर देना। तो ये पिक्चर्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिल्क की इमरजेंस हो रही है, तो इसके ऊपर आपने बटर पेपर बैग लगा दिया, और जब वो इमरजेंस कंप्लीट हो चुकी है तो आप क्या करेंगे कि क्राफ्ट पेपर बैग के अंदर जो पोलन कलेक्ट किया है उसको पेट्री डिश में लेंगे, और उस पेट्री डिश को ले आएंगे वापस इस प्लांट के ऊपर जहाँ पे आपने बटर पेपर बैग ऑलरेडी लगाया हुआ है। उस बटर पेपर बैग को आप रिमूव करेंगे, then you will shed the pollen from that petri dish onto the silk part of that variety A। इस तरह से जो आपके पास पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगेन आपने बटर पेपर बैग लगा दिया, फॉरेन कंटेमिनेशन का चांस जो वो ख़त्म हो गया। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 4 to 5 टाइम्स। फिर उसके बाद आपके अंदर इस प्रोसेस के अंदर पोलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर अगेन आपने जब उसका तब तक वेट करना है, तब तक बटर पेपर बैग रिमूव नहीं करना जब तक गुड सीड सेटिंग नहीं हो जाती। जब गुड सीड सेटिंग हो जाएगी तो आपको कॉब के ऊपर नज़र आने लग जाएगा कि उसके अंदर दाने बनने शुरू हो गए, तो फिर आप बेशक उसका बटर पेपर बैग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन मेज़। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट वीट एंड राइस, and today we discussed about that hybridization process and the selfing process in this specific crop which was maize. So hopefully you have understood the lecture today, but if you have any questions regarding anything of that lecture, you can ask me anywhere on my WhatsApp group which we have created about your class। और इसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो you can write down in the comments below, or I will try to answer everything which is not understood by you। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।